हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे दोस्तों BA सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं का जिनका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, और इसमें हम चर्चा करेंगे दोस्तों उपनिवेशवाद का अर्थ, जो आपके पेपर से रिलेटेड प्रश्न होगा और अच्छे से आपको तैयारी करने का एक पॉइंट्स भी है। तो आज हम जो टॉपिक होगा जिस पे हम बात करेंगे, जिस पे हमारी आपकी चर्चा होगी, वो उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है और प्रभाव का अर्थ। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बताया जाएगा। तो हम बात करने वाले थे दोस्तों प्रभाव का अर्थ, यानी प्रभाव के बारे में। तो प्रभाव में किस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में आएंगे, प्रभाव का क्या मतलब होता है, इससे क्या आपके जो दृष्टिकोण है पेपर के दृष्टि में क्या पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, तो आपको इस नज़रिए में यहाँ पे हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे प्रभाव का मतलब क्या होता है। प्रभाव का मतलब दोस्तों होता है पॉलिटिकल साइंस में कि किसी पॉइंट को हम एक विषमता के अनुसार उसको देखते हैं, या किसी भाव को हम प्रभाव किसी ऊपर डालते हैं तो उसी को प्रभाव होता है। टोटल बात हम करें, प्रभाव का मतलब ये होता है कि किसी अच्छे पॉइंट्स को हम अच्छे से अच्छे अंक दें तो उसी को हम प्रभाव कहते हैं, यानी कि इस पर ये हमारा प्रभाव पड़ता है। तो सभी विद्वान कहते हैं इसमें दोस्तों, क्या कहते हैं इसमें, आपका आता है कि सभी विद्वान यद्यपि इस विषय का पर एक मत है, यानी प्रभाव के अर्थ में आपको लिखना होगा कि सभी विद्वान यद्यपि इस विषय पर एक मत है कि प्रभाव का अर्थ निश्चित नहीं है। यानी कि जो विद्वान हैं वहाँ इसमें आके पॉलिटिकल साइंस के, उनके कहने का मतलब है जो प्रभाव है वो एक निश्चित अर्थ नहीं है। फिर भी हम उनके विचारों में प्रभाव को जीवन के एक तथ्य के रूप में स्वीकार करने एवं सर्वत्र इसके असमान वितरण के बारे में सहमति देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? सहमति। आइए हम यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और फटाफट एक दूसरे को वीडियो को भी ज़रूर शेयर करते रहिए दोस्तों। अब इसमें आपका आता है कि विषमता एवं असहमति व्यक्ति के सामाजिक जीवन, जो सामाजिक जीवन है उसे, यानी कि सामाजिक जीवन मतलब होता है कि जिसमें राजनीतिक जीवन भी समाहित हो, जिसमें राजनीतिक जीवन में इनकी समाहित हो, कि अनिवार्य दशाएं बन चुकी हैं, जिनका परिणाम स्वरूप सामान्यतः यह माना जाता है कि प्रत्येक समाज में निरंतर संघर्ष होते रहते हैं, कि समाज में इसके लिए, यानी जो सामाजिक जीवन है इसके लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्षों का जो प्रमुख कारण है वो समाज में सीमित साधनों एवं उनके असमान वितरण का पाया जाना है। ये संघर्ष, यानी ये जो प्रभाव का संघर्ष चल रहा है सामाजिक जीवन में, उसमें सीमित साधन दिए गए हैं और इनके असमान वितरण पाया गया। असमान वितरण का मतलब होता है कि जो एक लय और तुक में ना चले, यानी कि उसका वितरण ना हो पाए, तो इसी को कहा असमान, यानी कि वो असमान ही रहता है। व्यापकतर, यानी कि व्यापकतर अर्थों में राजनीतिक समाजशास्त्र में साधन शब्द का प्रयोग उस माध्यम के लिए किया जाता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अन्य के व्यवहार को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैक्सबेल तथा कापलान महोदय जी के अनुसार प्रभाव का उन्होंने अपने भाषा में प्रभाव का मतलब समझाया है। उन्होंने बताया है, यानी लैक्सबेल और कापलान महोदय जी ने बताया है कि प्रभाव में अभिप्राय दूसरे व्यक्तियों की नीतियों को प्रभावित करना है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक को अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो समझ में आपको ज़्यादा, और अच्छे से देखेंगे तो समझ में भी ज़्यादा आएगा। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो प्रभाव है वह दूसरे व्यक्तियों की जो नीति होती है, नीति को प्रभावित करना, या किसी व्यक्ति अथवा समूहों को अपनी इच्छानुसार दूसरे व्यक्तियों अथवा समूहों को परिवर्तित करने की क्षमता है। यानी जो परिवर्तित करने की क्षमता है उसी को हम प्रभाव कहते हैं, यानी कि लैक्सबेल तथा कापलान महोदय जी के अनुसार। अब दहल जी ने प्रभाव को व्यक्तियों, समूहों अथवा समूहों को परिवर्तित करने की क्षमता है। अब यहाँ पे दहल ने प्रभाव को व्यक्तियों, समूहों, समितियों, संगठनों एवं राज्यों के मध्य संबंध बताया है। इन्होंने किसके बारे में? व्यक्तियों के बारे में बताया है, समूहों के बारे में बताया है, समितियों के बारे में बताया और संगठनों
एवं राज्यों के संबंध के इनके जो बीच का मध्य संबंध है उसके बारे में बतलाया है। इनके शब्दों में प्रभाव जो है वो कर्ताओं के बीच का वह संबंध है जिसमें एक कर्ता अन्य कर्ताओं को एक विशिष्ट प्रकार से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यानी इसमें जो कर्ता बताया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो कार्य करने की जो प्रणाली बताई है उसी को इन्होंने क्या बताया है, प्रभाव के बारे में बताया है। उसके बाद फिर आता है आपका उपनिवेशवाद। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेशवाद के बारे में आप क्या जानते हैं। जैसे भी प्रश्न पूछा जाता है उपनिवेशवाद के बारे में आप क्या जानते हैं या उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, तो इस सेक्शन बी के सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि पेपर में किस तरीके से आपको लिखना होता है और आपको माइंड सेट कैसे करना होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जो प्रश्न बनाया जाता है, हमने दो तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले चीज़ें तो मैं आपको इसमें जो ये हैंड राइटिंग हुई है इसके बारे में समझाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद में फिर जो मैं आपको समझाता हूँ उसमें आपको क्लियर होता जाता है कि इसमें क्या हमने आपको बताया है, इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो आई होप इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आता है उपनिवेशवाद का अर्थ। इसमें आप लोग हेडिंग डालेंगे उपनिवेशवाद का अर्थ। अब उपनिवेशवाद का अर्थ मतलब क्या होता है, इसमें लिखा गया है, जो परिभाषा बताई गई है इसमें बताई गई है कि किसी समृद्ध का मतलब होता है इसमें समृद्ध का मतलब बताया गया दोस्तों कि सुशील स्वभाव यानी कि सर्वगुण संपन्न, समृद्ध में सभी कार्यों में युक्त हो, तो इसी को हम समृद्ध कहते हैं। किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र, समृद्ध भी हमने बताया, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों के साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना। उपनिवेशवाद में उपनिवेश की जनता एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है, उसे हम शासन में कोई राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। जो उसका शासन होता है वो राजनीतिक अधिकार में कोई अधिकार नहीं होता है। इसमें आगरस्की महोदय जी के अनुसार उपनिवेशवाद का अर्थ बतलाया गया है कि वे सभी क्षेत्र उपनिवेश के अंतर्गत आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा, विदेशी सत्ता का मतलब होता है दोस्तों कि उनकी शासन यानी उनकी बागडोर, तो विदेशी बागडोर द्वारा शासित है एवं जिनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इसमें आता है जिनके जो निवासी हैं उनको पूरे जो है वो राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। वस्तुतः हम किसी शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा निहित स्वार्थवश किसी निर्बल राष्ट्र के शोषण को उपनिवेशवाद कहते हैं। कि शोषण का मतलब होता है उस पर हम अत्याचार करें। अत्याचार का मतलब होता है कि उस पर हम पूरा अपना अधिकार जमा के बैठ जाएं। जैसे टीचर आपके ऊपर अधिकार जमा के बैठ जाता है कि आपको पढ़ना है तो यही पढ़ना है और अच्छे से आपको पढ़ना है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ पे आपका शोषण नहीं हो रहा है। शोषण का मतलब होता है कि आपको कोई सुविधा ना मिलना, तो ये होता है उपनिवेशवाद के मतलब। तो जहाँ पे किसी एक राष्ट्र द्वारा, निर्बल राष्ट्र द्वारा, सबल, शक्तिशाली का मतलब होता है सबल, यानी कि सबल राष्ट्र द्वारा एक निहित स्वार्थवश, बिना मतलब अपने स्वार्थवश, निहित का मतलब होता है कि लगाव वाला, एक नहीं कि अपने से लगाव स्वार्थवश किसी निर्बल राष्ट्र के द्वारा शोषण को हम उपनिवेश कहते हैं। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया कि लैटिन भाषा के शब्द में कोलोनिया, जो कोलोनिया का मतलब बताया गया है यानी कि एक ऐसी जायदाद है जिसे हम योजनाबद्ध ढंग से विदेशियों के बीच कायम किया। योजनाबद्ध का मतलब होता है कि योजना से वंचित, योजनाबद्ध का मतलब होता है कि योजना से
वंचित योजना आपको लाभ तो क्लियर है, लेकिन उससे आप वंचित हैं, तो इसी को योजनाबद्ध है, यानी कि उसको योजना से बिल्कुल किनारे कर दिया गया है। यानी कि एक ऐसी जायदाद है जिसे हम कॉलोनिया का मतलब बताया गया यहाँ पे कि योजनाबद्ध ढंग से विदेशियों के बीच में कायम किया गया है। वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र तथा मध्ययुगीन यूरोप में इस तरह का उपनिवेशीकरण एक आम परिघटना थी, जिसका उदाहरण मध्ययुग और आधुनिक युग की शुरुआती अवधि में इंग्लैंड की हुकूमत द्वारा वेल्स और आयरलैंड की उपनिवेश बनाने के रूप में दिया जाता है। लेकिन आधुनिक निवेशवाद का मतलब है यूरोपीय और अमेरिकी ताकतों द्वारा गैर पश्चिमी संस्कृतियों और राष्ट्र पर जबरन कब्जा करके वहाँ के राजकाज, प्रशासन, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, भाषा, धर्म, व्यवस्था और जीवन शैली पर अपने विजातीय मूल्यों और संरचनाओं को थोपने की दीर्घकालीन प्रक्रिया। तो इसी को हम कहते हैं शोषण, यानी कि उपनिवेशवाद। यानी कि उपनिवेश का मतलब यही होता है। यानी इस तरह से उपनिवेश का एक स्रोत कोलंबस और वास्को डी गामा की यात्राओं को भी माना जाता है। जो उपनिवेश है, यानी कि कोलंबस के बारे में बताया गया है और वास्को डी गामा के यात्रा के बारे में बताया गया है। यानी उपनिवेशवाद के इतिहासकारों ने 15वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों द्वारा किए गए साम्राज्यवादी विस्तार के परिघटना के विकास की शिनाख्त यानी 18वीं और 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के रूप में की है। औद्योगिक क्रांति से पैदा हुए हालात ने उपनिवेशवादी दोहन को अपने चरम पर पहुंचाया और यह सिलसिला 20वीं सदी के मध्य तक चला, जब भी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय मुक्ति संग्रामों और क्रांतियों की लहर ने इसका अंत कर दिया। और इस परिघटना की जो वैचारिक जड़ें हैं वो क्या है, वणिकवादी पूंजीवाद। वणिकवादीवाद का मतलब होता है कि आर्थिक यानी वाणिज्य जो होता है, जो अर्थ यानी कि गणितीय संबंधी, यानी वणिकवादी पूंजी के विस्तार और इसके साथ साथ विकसित हुई उदारतावादी व्यक्तिवाद की विचारधारा में देखी जा सकती है। जो वणिकवाद बताई गई इसमें, यानी कि मूल्यों का, यानी कि एक जो पाई और आना का मतलब बताया गया है कि यहाँ पे इन्होंने पूंजी का विस्तार किया है और किसी दूसरी धरती को अपना उपनिवेश बना लेने और स्वामित्व के भूखे व्यक्तिवाद में एक ही तरह की मूल प्रवृत्तियाँ निहित होती हैं। नस्लवाद, यानी कि यूरो केंद्रीयता और विदेशी द्वेष जैसी विकृतियाँ उपनिवेशवाद की ही देन है। तो इस तरीके से उपनिवेशवाद के बारे में यहाँ पे आपको बतलाया गया है। तो आई होप आपको उपनिवेशवाद के बारे में भी समझ में आया होगा। उसका में फिर आपको हमने विषय का अर्थ हमने आपको बताया। तो इस तरीके से प्रश्न आपके लिए और आपके जो पेपर है उसमें हमेशा पूछा जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये दोस्तों, जो हमारा आज का चर्चा का विषय रहा, यानी कि प्रश्न के जो चर्चा का विषय था वो था आपका उपनिवेशवाद के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। और फटाफट एक दूसरे को वीडियो भी शेयर करते रहिए। इसी के साथ अगली वीडियो में हम आपके साथ उपस्थित होंगे दोस्तों, और आपका ऐसा ही प्यार हमेशा बना रहे दोस्तों। धन्यवाद।